आज अपने परिचर्या के मूलभूत सिद्धांत में पढ़ेंगे तापक्रम मापन में शरीर का स्थान। तापक्रम मापन में शरीर का स्थान। तापक्रम मापन में शरीर का स्थान। तापमान मापन शरीर के उन स्थानों पर थर्मामीटर के बल्ब को रखकर किया जाता है जहां की रक्त वाहिनियां सतह के समीप हो तथा थर्मामीटर शरीर के ऊतकों से पूर्ण रूप से घिरा हो। अब अपने तापक्रम के बारे में शरीर का स्थान कौन कौन से हैं उसके बारे में बताया गया है कि मुख्यतः शरीर का तापक्रम लेने के स्थान मुख, पुरुषंधियां, मलाशय, कक्षा, योनि, वेजाइना। मुख द्वारा तापमापन, टेम्परेचर ऑफ माउथ। शरीर का तापक्रम मुख द्वारा आसानी पूर्वक लिया जाता है। थर्मामीटर के बल्ब को जीवा के नीचे रखकर होस्टों को बंद कर देते हैं। इस विधि से तापमान मापन में निम्नलिखित लाभ हैं। इसमें लाभ क्या बताए गए हैं कि मुख में जीवा के नीचे रक्त प्रदाय अधिक रहता है जिससे शारीरिक तापक्रम त्रुटिपूर्ण आने की संभावना नहीं रहती। जीभ के अंदर क्या है कि यहाँ रक्त ज्यादा रहता है तो मुख में तो टेम्परेचर अपन थर्मामीटर लगाते हैं ना, वो सही बताता है। थर्मामीटर के बल्ब को मुख के भीतर रहने से वायु के संपर्क में होने की संभावना कम रहती है। मुंह बंद कराते हैं ना तो अंदर वायु नहीं रहती है। थर्मामीटर को जीवा के नीचे दबाकर रखने से वह होस्ट बंद रखने से उसे बाहर नहीं गिरने की संभावना कम रहती है। मुख द्वारा तापक्रम लेने में रोगी को पर्दा लगाकर एकांत प्रदान करने की आवश्यकता नहीं रहती है। भाई कहीं बिठा करके अपन उसके माप सकते हैं। मुख द्वारा तापमापन लेने में निम्नलिखित हानियां हो सकती है। हानि क्या हो सकती है देखो, यदि थर्मामीटर को ठीक प्रकार से विसंक्रमित नहीं किया गया है तो पार संक्रमण होने की संभावना रहती है। अगर अपन उसको स्टरलाइज नहीं करेंगे तो दूसरे के मुख में, एक मुख में निकाल कर दूसरे मुख में देंगे तो संक्रमण की संभावना रहती है। इसलिए उसको जीवाणुरहित करना चाहिए। यदि विसंक्रमित द्रव्य को ठीक प्रकार से साफ नहीं किया गया तो रोगी के मुख का स्वाद खराब हो जाता है। असावधानी के कारण रोगी के दांत को दबाने से थर्मामीटर के टूटने का डर रहता है। कई की है कि जहाँ मुंह तो बालेगा लेकिन मैं दांत के नीचे ले हुआ है तो दांत के नीचे लेने से टूटने का भय रहता है। मुख में थर्मामीटर ग्लाफ है ना अपने, ये ग्लाफ के अंदर होना चाहिए थर्मामीटर। मुख में थर्मामीटर रखने से यह मालूम नहीं हो पाता है कि बल्ब जीवा के नीचे निचली सतह से संपर्क में है या नहीं। मुख गुहा में वायु रहने के कारण मापन में त्रुटि आने की संभावना अधिक रहती है। लगभग 2 मिनट मुंह में बंद रखने के कारण कोई रोगी थक जाता है तथा सोचता है कि कब इसे बाहर निकालेंगे, तो इसको अपने थर्मामीटर को मुख में 2 मिनट रखेंगे जब तापक्रम सही आएगा। ठीक है। निम्नलिखित परिस्थितियों में मुख द्वारा तापमान नहीं लेना चाहिए। अब ये ऐसी क्या परिस्थिति है जो अपन तापमान मुख के द्वारा नहीं ले सकते। कम उम्र के बच्चों को, क्यों, कम उम्र का बच्चा है तो थर्मामीटर जानता ही नहीं है, उसके अपन नहीं ले सकते। अचेतन है, उन्माद, पागल, अक्षेपग्रस्त रोगियों में मुख द्वारा तापक्रम नहीं लेना चाहिए। अचेतन का मतलब बेहोश,
भैंस रोगी को अपना तापमान ले नहीं सकते, उन आदमी भी नहीं ले सकते हैं जो पागलपन हो, आक्षेप, जिसको कमेड़े आते हो, जो बोलते हैं ना कई बार या चक्कर आ रहा है, एकदम चक्कर आ जाता है उसका। जिन रोगियों की मुख्य गुहा की शल्य क्रिया की हुई हो, बिया जिया ऑपरेशन वगैरह करे हो, तब भी नहीं ले सकते। चोट इंजरी वगैरह पड़ता है, इन्फ्लेमेशन, हाँ, सोजन वगैरह आई हुई हो, उनका मुख द्वारा तापमान नहीं लेना चाहिए। अत्यधिक गंभीर रोगी को थर्मामीटर को जीवा के नीचे रखकर संभालने में समर्थ हो, उसका मुख द्वारा तापमान नहीं लेना चाहिए। जो रोगी मुख द्वारा श्वास लेते हैं, कई रोगी ऐसा है जो मुंह द्वारा श्वास लेते हैं, उसका भी तापमान नहीं लेना चाहिए। काश रोग से अब खांसी आ रही है किसी को, उसका भी तापमान अपने मुंह द्वारा नहीं ले सकते। गर्म ठंडा पेय धूम्रपान आदि के तुरंत बाद मुख द्वारा तापमान नहीं लेना चाहिए। जैसे मान लें कॉफी चाय वगैरह पी करके या कोई सिगरेट बीड़ी पी करके जो लेता है ना, उस समय तापमान नहीं लेना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो 15-20 मिनट के पश्चात, चाय वगैरह पी हुई हो, धूम्रपान किया हुआ हो, तो 15-20 मिनट ठहर के बाद में उसका तापमान लो मुख्य द्वारा। है है हाँ, धूम्रपान में उसमें असर आता है, उसमें धुआं गर्म होता है ना, वैसे पिएंगे तो उसमें थोड़ा सा असर पड़ता है उसका। कक्षा द्वारा तापमान, कक्षा किसको कहते हैं? कक्षा और काक, ये हाँ, यहाँ भी तापमान लिया जा सकता है। कक्षा द्वारा तापमान एक सुयोग्य विधि है जिसमें थर्मामीटर को बार बार भी संक्रमित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हाँ, जैसे एक रोगी के लगा दिया काक में, तो ये जरूर नहीं है कि उसको साफ करके मतलब लगाए, कोई जरूरत नहीं है वैसे। ठीक है, जिसमें थर्मामीटर को बार बार सुई करने की आवश्यकता नहीं होती। कक्षा द्वारा तापक्रम लेने से निम्नलिखित लाभ हैं। क्या लाभ है इसके? रोगी के तापमापन में परिचारक या अन्य सहायक की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, रोगी स्वयं आसानी पूर्वक अपना तापमान कर लेता है। थर्मामीटर को भी संक्रमित किए गए द्रव्यों के कारण मुख के स्वास्थ्य पर प्रभाव नहीं पड़ता। तो कक्षा प्रदेश में थर्मामीटर लगाने से रोगी को असुविधा नहीं होती है, तथा वह इसे लगाकर बातचीत कर सकते हैं। मुख द्वारा ग्रहण करके शीतल या गर्म पेय पदार्थों का तापमान पर कोई असर नहीं पड़ता। थर्मामीटर के टूटने का भय नहीं रहता, क्योंकि मुख में थर्मामीटर रखने से रोगी की असावधानी से इसे दांतों द्वारा तोड़ा जा सकता है। मुख्य उपेक्षा कक्षा में संक्रमण की संभावना कम रहती है। कक्षा द्वारा तापमान में निम्नलिखित हानियां होती हैं। हानियां और बताइए इसमें कि रोगी के असावधानी से थर्मामीटर का बल्ब कक्षा में न रह करके बाहर निकल जाता है। भाई सही तरीके से लगाना चाहिए उसको। जो उसका बल्ब होता है ना थर्मामीटर का आगे वाला, तो वो कक्षा के बीच में होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए। ये सावधानी रखनी चाहिए। हम्म कक्षा प्रदेश में पसीना अधिक आता है, इसलिए नमी रहती है, जिसके कारण गलत माप आने की संभावना रहती है। ठीक है, नहीं पसीनों वगैरह आइड हो नहीं, तो में भी थोड़ा तापमान में सही को नहीं आवे। थर्मामीटर को रोगी के बगल में रखने के कारण असहजता या गुदगुदी लगने से वह उसे जल्दी बाहर निकाल देता है। अभी कई बार गदगदी होने लगी है, तो उसके कारण वो बाहर निकाल देता है, जिसके कारण त्रुटि होने की संभावना रहती है। यह विधि अन्य विधियों की अपेक्षा विश्वसनीय नहीं है, विश्वास योग्य नहीं है, मतलब काकवाणी। उरु संधि द्वारा तापमान, कक्षा प्रदेश की भांति ही उरु संधि के तापमान लिया जाता है। बालक या बालक या जिन रोगियों का तापक्रम कक्षा प्रदेश से नहीं लिया जा सकता, उनके उरु संधि बीच थर्मामीटर बल्ब रखकर पैर को पेट की ओर मोड़ देते हैं, तथा परिचारक नर्स से उसके पैर को हल्का या दबाए रखता है। उरु मतलब ये उरु हुई है, या ले सकते हैं अपने पैर को ऐसा करना पड़ेगा। जैसे ये कक्षा है, ये हाथ यहाँ दबाते हैं, उसी हिसाब से उरु प्रदेश ये है, तो यहाँ पर इसको दबा करके बैठना पड़ता है। ये थर्मामीटर के बल्ब रखकर फिर को पेट की ओर मोड़ देते हैं, तथा परिचारक नर्स उसके पैर को हल्का सा दबाए रखते हैं।
भाई थोड़ा सा हल्को दबा दे मैंने जो अंदर दबे रहे, जिससे रोगी अपने पैर को इधर उधर हिला नहीं सके और अंकन त्रुटिपूर्ण न आवे तथा थर्मामीटर बिल्कुल टूट न जावे। अब है गुदा व योनि द्वारा तापमान, टेम्परेचर ऑफ रेक्टम एंड वेजाइना। यह सर्वाधिक विश्वसनीय विधि है। इसमें जिस थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है उसे मलाशयी तापमापी रेक्टम थर्मामीटर कहते हैं। इसका बल्ब प्राय रंगीन व अपेक्षाकृत छोटा होता है। ठीक है। इस पर वेसलिन या ग्लिसरीन लगाकर लगभग 1.5 इंच तक रोगी के गुदा या योनि में प्रवेश कराते हैं, 1.5 इंच से लगभग। ठीक है। तथा लगभग 3 मिनट तक भीतर रखते हैं। वहां पहले तो था 2 मिनट का, यहाँ 3 मिनट रखते हैं इसमें। गुद मार्ग द्वारा तापक्रम नापने के निम्नलिखित लाभ हैं। गुदा व योनि में रक्त प्रवाह अधिक होता है, इसलिए शरीर का तापक्रम ठीक रहने की संभावना अधिक रहती है। थर्मामीटर के स्थान पर स्थिर रखने के कारण निकलकर गिरने की संभावना कम रहती है। थर्मामीटर का संपर्क की बाहरी वायु से नहीं होता, इसलिए तापक्रम के अंकन में त्रुटि होने की संभावना कम रहती है। गुदा व योनि द्वारा तापक्रम मापन में निम्नलिखित असुविधा या हानियां होती है। असुविधा क्या है? गुदा में थर्मामीटर के बल्ब को प्रवेश कराने के पूर्व ग्लिसरीन या वेसलीन लगाते हैं। यदि इसकी परत मोटी होती है तो तापक्रम का अंकन त्रुटिपूर्ण हो जाता है, तथा यदि स्नेहिक पदार्थों को लेप नहीं किया जाए तो उस स्थान के श्लेष्म कला के विदीर्ण होने की संभावना रहती है। मतलब ये वेसलीन या ग्लिसरीन लगाना जरूरी है। हाँ, रोगी का तापमान मापने में एकांत होना चाहिए, इसमें एकांत की जरूरत है। मलाशय के मल द्वारा भरा रहने पर विबंध के कारण या योनिजन्य व्याधि के कारण तापक्रम की त्रुटिपूर्ण आ सकती है। परिचारक नर्स द्वारा असावधानी के कारण पार संक्रमण होने की संभावना अधिक रहती है। निम्नलिखित स्थितियों में रोगी का तापक्रम गुदा या योनि मार्ग द्वारा नहीं लेना चाहिए। अब ऐसी क्या परिस्थिति है तो गुदा या योनि के द्वारा नहीं लिया जा सकता? जिन रोगियों का मलाशय मल से भरा हुआ हो, कब्जी रहती है ना किसी के, उसका नहीं लेना चाहिए। जो रोगी गुद रोग तथा योनिजन्य व्याधि से पीड़ित है उसको भी नहीं लेना चाहिए। जिन रोगियों की गुदा व योनि मार्ग की शल्य क्रिया की गई हो, शल्य क्रिया क्या है? ऑपरेशन। हाँ, जो ऑपरेशन वगैरह सर्जरी वगैरह की हुई हो उसको नहीं लेना चाहिए। जो रोगी अतिसार, प्रवाहिका, ग्रहणी आदि रोग से पीड़ित हों उसके भी नहीं लेना चाहिए। जिन रोगियों का पंचक्रम यथा बस्तीक्रम किया गया हो उसको भी नहीं लेना चाहिए। सामान्यतः समस्त व्यक्ति के शरीर का तापक्रम 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। हाँ, परंतु निम्नलिखित कारणों से यह परिवर्तन भी होता है। कैसे? आयु के हिसाब से, एज के हिसाब से क्या है कि कम उम्र के व्यक्तियों का तापक्रम वृद्ध पुरुषों की अधिक अपेक्षा अधिक होती है। कम उम्र का तापमान है नहीं, वो वृद्ध जो पुरुष है उससे कम होता है। लिंग मानी सेक्स, स्त्रियों में मासिक धर्म काल के का समय तापक्रम अचानक कम हो जाता है एवं डिंब क्षरण ओवुलेशन के पश्चात धीरे धीरे बढ़ता है तथा अगले मासिक काल के ठीक पूर्व अधिकतम हो जाता है। हाँ, काल यह है टाइम। शरीर का तापक्रम प्रातः काल कम और सायंकाल अधिक रहता है, यह भी ध्यान रखना। स्थान साइट क्या लिखा है? शरीर की विभिन्न भागों में लिया गया तापक्रम में अंतर रहता है। गुदा द्वारा लिया गया तापक्रम सबसे अधिक होता है। ठीक है, जो मुख द्वारा लिए गए तापक्रम से अधिक होता है। कक्षा द्वारा लिया गया शरीर का तापक्रम सबसे कम होता है। यह मुख द्वारा लिए गए तापक्रम से 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कम होता है। स्वस्थ मनुष्य के मुख द्वारा लिया गया तापक्रम 98.6 फ़ारेनहाइट यानी 37 डिग्री सेल्सियस। गुदा द्वारा लिया गया तापक्रम 99.6 36.4 डिग्री सेल्सियस और कक्षा द्वारा लिया गया तापक्रम 97.6 फ़ारेनहाइट और 36.4 डिग्री सेल्सियस होता है। व्यायाम, एक्सरसाइज, अधिक परिश्रम करने से तापक्रम बढ़ जाता है। ठीक है, विश्राम व निद्रा की स्थिति में तापक्रम कम हो जाता है। उपवास, फास्ट, उपवास काल में मनुष्य का तापक्रम कम हो जाता है।
अन्य कारण क्या है? अत्यधिक भावावेश, शीतल व गर्म जल द्वारा स्नान पान करने से, धूम्रपान आदि के कारण शरीर का तापक्रम प्रभावित होता है। तापक्रम का मापन का समय क्या है? चिकित्सालय में रोगी का तापमान कितनी बार लिया जाए, यह उसकी स्थिति पर निर्भर करता है। यदि वह गंभीर अवस्था में है तो प्रातः व साय तापमान लेना पर्याप्त रहता है, परंतु अत्यधिक अवस्था, ज्वर व शल्य क्रिया के पश्चात रोगी का तापमान 4 से 6 घंटे के अंतर पर लेना चाहिए। तापमान में परिचारक को चाहिए कि वह तापमापन स्थान व समय का भी अंकित रोगी व्यवस्था पत्रक में करें। तापमापन में परिचारक का कर्तव्य क्या है? परिचारक को तापमापक मापन के पूर्व अपने हाथों को संक्रमित करना चाहिए। हाँ, द्रव संक्रमित करना चाहिए। रोग व रोगी की अवस्था के आधार पर तापमान मापन के स्थान का निश्चय करना चाहिए तथा चिकित्सक द्वारा दिए गए निर्देशों का पूर्णतः पालन करना चाहिए। थर्मामीटर को निश्चित समयावधि तथा कक्षा आदि प्रदेश में सावधानी पूर्वक लगाना चाहिए तथा त्रुटि होने का संदेह होने पर उसे पुनः लगाकर शंका का समाधान करना चाहिए। कक्षा व जानुसंधि वक्षण, ठीक है। प्रदेश में थर्मामीटर लगाने के पूर्व वहां की त्वचा शुष्क होनी चाहिए, इसका परीक्षण कर थर्मामीटर लगाना चाहिए। भाई पसीनो वसीनो न आइड हो, कड़ो मतलब वो है। थर्मामीटर को लगाने से पूर्व सुखाकर प्रयोग करना चाहिए। तापमान लेने के पश्चात परिचारक को तुरंत तापमान पत्रक में अंकन कर देना चाहिए। नाड़ी परीक्षा। अब हृदय के संकोच से रक्त धमनी में वेग के साथ प्रविष्ट होता है, तत्जन्य धमनीगत विस्फार या संपंदन प्रकार की परीक्षा नाड़ी परीक्षा कहलाती है। यह शरीर की कमी किसी भी धमनी जो उतान स्पर्शलभ्य एवं अस्थि पर हो, इसकी की जाती है। बाएं नीले लेफ्ट वेंट्रिकल के संकोचन के समय रक्त धमनी में से बलपूर्वक गुजरता है, जिसके फलस्वरूप धमनी में बारी बारी से प्रसरण व संकुचन, एक्सपेंशन एंड रिकॉल होता है। इसे नाड़ी या नाड़ी स्पंदन कहते हैं। नाड़ी को अंगुली के पोरों से ऐसे बिंदुओं पर महसूस किया जा सकता है जहां त्वचा के सतह के समीप रोगी धमनी किसी अस्थि को क्रॉस करती हो। मैंने बताया था ना, हाथ से ये यहाँ से धमनी है, ये क्रॉस करती है, तो यहाँ से अपने को सबसे स्पष्ट सुनाई देती है। जब बायां नीले का संकुचन होता है तब वह लगभग 70 मिलीलीटर रक्त को महाधमनी, एरोटा तथा अन्य धमनियों में धकेल देता है। धमनियों की भित्तियां लचीली इलास्टिक होती है, जिससे रक्त के अधिक मात्रा में आने से वह फैल जाती है तथा जब रक्त तरंगें आगे बढ़ती है धमनियां पुनः स्थिर हो जाती है। इस प्रकार प्रसरण व स्थिलन की क्रिया हमेशा होती रहती है। इसी को नाड़ी प्लस कहते हैं, जो हृदय के धड़कन की दर, हार्ट रेट को अंकित करता है। ये जो नाड़ी है ना, ये हार्ट रेट को अंकित करता है। ये नाड़ी परीक्षण स्थान क्या है, ये चार्ट में दिया गया है। अपने नाड़ी को निम्न स्थानों पर महसूस कर सकते हैं। यह तो मैंने हाथ की बताई थी। इसके अलावा है शंखनी धमनी, ये जो अपने ये यानी कपाल यहाँ धमनी होती है, यहाँ से भी अपन सुन सकते हैं। महामार्त्रिका धमनी, ये बराबर में जो धमनी चल रही है ना मोटी सी, हाँ, यहाँ से भी देख सकते हैं। और उसके बाद में प्रगंडिकास्थि, ये जो है ना प्रगंडास्थि, यहाँ से भी धमनी मोटी होती है। बही प्रकोष्ठिका धमनी, ये बही प्रकोष्ठिका ये है, अपन ने बताया था, वो बही प्रकोष्ठिका बोलते हैं। बही प्रकोष्ठिका धमनी, हाँ, पैनी श्रोणिका धमनी, जानु पृष्ठिका धमनी, जानु किसको कहते हैं? गोडे को। ये जैसे ये भाग है ना, अपन इसे मोड़ेंगे तो यहाँ से अपन कर सकते हैं थर्मामीटर से। पश्चिमांत जंगिका धमनी और पाद पृष्ठिका धमनी, जहां धमनी ज्यादा मोटी हो, है जहां सुनाई दे, वहां अपन परीक्षण कर सकते हैं। मणिबंध रिस्ट जॉइंट पर वही प्रकोष्ठीय धमनी, रेडियल आर्टरी, शंख प्रदेश, टेम्पोरल बोन पर शंखिका धमनी, टेम्पोरल आर्टरी, गर्दन के दोनों तरफ महामात्रिका धमनी, कस्टल आर्टरी, कर्पूर संधि के ऊपर है में जांघों के बीच
पीछे पश्चिमी चंगिका, पापलिटियल गर्थ में जानुपृष्ठिका धमनी, वक्षण प्रदेश में बहिश्रोणिका, गुल्फ पादपर्शिका धमनी। नाड़ी परीक्षण की विधि क्या है? नाड़ी परीक्षण करने के लिए चिकित्सक रोगी के कर्पूर संधि को उठाकर उसके अग्रभाग को पूरी तरह फैलाकर अपने दाहिने हाथ की तीनों उंगलियों तर्जनी, जैसे मैंने बताया ना आपको, तीनों उंगलियों की तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, तर्जनी, मध्यमा और अनामिका, हाँ, ये तीनों है मणिबंध की नाड़ी। ये मणिबंध की नाड़ी ये कहलाती है। बहिक प्रकोष्ठिका धमनी रेडियल आर्टरी पर रखकर परीक्षा करनी चाहिए। इस समय परिचारक को एकाग्रचित्त, सुस्थिर, शांत रहना चाहिए। नाड़ी मापन हमेशा 1 मिनट तक किया जाता है। 1 मिनट तक करो, इसको पकड़े रखो हाथ से, 1 मिनट तक पकड़े रखो तो आपको महसूस होगा कि भाई कौन सा कफ ज्यादा है, कम है। मैं फिर बताऊंगा आपको। परीक्षा करनी चाहिए। इस समय परीक्षा को एकाग्रचित्त, शांत रहना चाहिए। नाड़ी मापन हमेशा 1 मिनट तक किया जाता है। उंगलियों की नाड़ी पर रखकर स्वयं के घड़ी के सेकंड वाली सुई को देखते हैं तथा नाड़ी के स्पंदन का अनुभव करते हुए गिनने लेते हैं। यदि कहीं शंका हो तो पुनः 1 मिनट तक गिन लेते हैं। आजकल क्या है कि मॉडर्न में गिनते हैं नाड़ी की पल्स पल्सेशन, ये पकड़ के देख लेते हैं 1 मिनट तक भाई कितनी बार ये मतलब धमनी धड़की है। ठीक है। नाड़ी की विशेषताएं। नाड़ी देखने के पूर्व परिचारक को निम्नलिखित विशेषताओं का ज्ञान होना चाहिए। दर या गति, रेट। दर से तात्पर्य है कि 1 मिनट में नाड़ी स्पंदनों की संख्या, इसे गति भी कहते हैं। सामान्यतः एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति की नाड़ी की गति 72 बार मिनट होती है। ठीक है ना। ये जो नाड़ी है ना, अपने यहां से पकड़ेंगे, ये 72 बार धड़केगी 1 मिनट में, तो 1 मिनट का ध्यान रखना चाहिए। इससे अधिक होने का हृदय वेग तथा कम होने पर मंद हृदय स्पंदन। अब इसमें हार्ट के ऊपर के बताया गया है कि अगर इससे अधिक होने पर 72 से ज्यादा अगर हो जाएगी तो मतलब हार्ट की पैल्पिटेशन ज्यादा है, और अगर कम है तो हृदय का स्पंदन कम है। अवस्था के अनुसार नाड़ी की गति निम्नलिखित है। ये अवस्था और दी गई है इसमें। हाँ, तो जन्म से पूर्व जो है नहीं, जन्म पूर्व उसकी 140 से लेकर 150 तक होती है मिनट में, 1 मिनट में। जन्म के समय क्या है 130 से 140 ज्यादा धड़कती है। प्रथम वर्ष में 115 130, द्वितीय वर्ष में 100 से 115, तृतीय वर्ष में 90 से 100, और 4 से 8 वर्ष तक 86 से 90, और वयस्क में 70 80, और वृद्धावस्था में 60 से 70। ये चार्ट है, थोड़ा सा ध्यान रखने लेना। ठीक है। यति या लय। यति या लय से तात्पर्य नाड़ी स्पंदनों के नियमितता से है। दो स्पंदों के बीच के समय को यति कहते हैं। जब यह स्पंदन निश्चित अंतराल पर होता है तो उसे सम, तथा जब समय अंतर भिन्न भिन्न होता है तो विषम कहते हैं। यदि स्पंदन अनियमित है तो इसे पूरे 1 मिनट तक गिनना चाहिए। यह विषम नाड़ी निम्नलिखित परिस्थितियों में देखने को मिलती है। सविरामी नाड़ी, इसमें एक निश्चित समांतर पर स्पंदन अनुपस्थित होते हैं। सविरामी नाड़ी में शीर्ष नाड़ी व रेडियल नाड़ी में अंतर होता है, इसे नाड़ी न्यूनता कहते हैं। अतिरिक्त प्रकुंचन नाड़ी, जब नाड़ी में निश्चित समयांतर पर स्पंदन न होकर इससे पूर्व ही हो जाता है, उसे अतिरिक्त प्रकुंचन नाड़ी कहते हैं। द्विस्पंदी नाड़ी, जब नाड़ी गति में दोहरा स्पंदन होने के पश्चात निश्चित समय बाद पुनः दोहरा स्पंदन ही प्राप्त होता है तो इसे द्विस्पंदी नाड़ी कहते हैं। इसमें एक हृदय स्पंदन, पूर्व 2 स्पंदन, धमनी स्पंदन, जिससे दोहरी धड़कन का अनुभव होता है। साइनस अतालता, जब अंत श्वसन के समय नाड़ी दर अधिक हो परंतु बहिश्वसन के समय कम हो तो उसे साइनस अतालता कहते हैं। अलिंदी अनुतंतुकरण, इसमें अलिंद में तीव्र गति से होने वाली संकुचन नलियों के शक्ति व लय दोनों ही दृष्टियों से अनियमित संकुचन होता है। नीले तंतुकरण, नीलियों
का तेज शक्ति स्पंदन से सुकुंचन होता है, नीले तंतु कण कारण होता है, ये प्राणघातक होता है। आयति का आयतन, आयतन से तात्पर्य है धमनी का भरा हुआ होना। धमनी में रक्त के भराव से उसमें होने वाली मोटाई आयति कहलाती है। यह प्रत्येक स्पंदन के साथ अनुभव होने वाला रक्त का दबाव है, जो उसमें उपस्थित मात्रा पर निर्भर करता है। यदि रक्त मात्रा से कम है तो दबाव कम होता होगा, इसे कृष्ण नाड़ी, या यदि रक्त मात्रा में अधिक है तो दबाव अधिक होगा, इसे स्थूल नाड़ी कहते हैं। नाड़ी का असामान्य आयतन निम्न अवस्था में देखा जाता है। ये अवस्था बताई गई है, वो नाड़ी वाला बताया ना आपको, नाड़ी वाला कौन सा है वो उसके अंदर बताओ। ये जो तर्जनी है ये ऊंची ऊपर है, ये तर्जनी मध्यमा और अनामिका। हाँ ये जो है ना, हाँ ये जो तर्जनी ऊपर हो गई, ये जो अंगूठा, ये अंगूठा है ना अपना, इसके नीचे देखो आप, ये यहाँ मिलेगी इस अंगूठे के नीचे, यहाँ रखो, थोड़ा सा पीछे, थोड़ा पीछे, हाँ हटके, हाँ यहाँ देखो, महसूस करो, अभी थोड़ा दबाओ हाथ को, हाँ चल रही है ना। तो ये वात की नाड़ी है, ये पित्त की नाड़ी है, ये कफ की नाड़ी है। तो अब धीरे धीरे क्या है कि इसको अभ्यास करेंगे तो अपना मालूम पड़ जाएगा कि पित्त ज्यादा हो रहा है, ये समान रहेगी ना तीनों, तब तो ये मानो समान है। और ये अगर कम ज्यादा हो जाएगी तो उससे मालूम पड़ जाता है कि वात ज्यादा है, पित्त कम है, या कफ कम है, या कफ ज्यादा है। ये इससे अपने परीक्षण करते हैं। हाँ आपने देखा था ना क्या। अब देखो ये अंगूठा है ना अपना, ये अंगूठे के नीचे यहाँ नाड़ी मिलेगी आपको इस जगह, हाँ देखो, हाँ ये देखो, तो ये वात की नाड़ी है? ये वात की नाड़ी हो गई, ये पित्त की हो गई, ये कफ की हो गई। अब इसमें क्या है कि ज्यादा धड़कन किस में ज्यादा है, ये देखो महसूस करो, थोड़ा धीरे से दबा करके महसूस करना जरूरी है इसको। अब कम ज्यादा दिख रहा है क्या? हाँ लास्ट वाले लगी, तो ये कफ की मात्रा ज्यादा है, ये कम है, ठीक है ना। ये धीरे धीरे अनुभव होगा, एकदम ही मालूम नहीं पड़ेगा तेरे को, इसको भी बता। हाँ ये जो अंगुली है ना, ये सबसे ऊपर अंगूठे की तरफ होना चाहिए। अब ये नाड़ियां धड़क रही है, देख रहेगा, ये 1 मिनट में 72 बार धड़कती है, ये ध्यान रखना है। ध्यान कौन क्या ध्यान ऐसा है, मैं बताऊं क्या, ये जो अंगूठा है इसमें ये अंगुली है ना तर्जनी, ये ऊपर होनी चाहिए। अब इसके नीचे से ले लो, अब ये यहाँ से है, ये देखो, अब यहाँ अपने दबाओगे ना तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि कौन सी धमनी कैसे। हाँ तो करो, महसूस करो, हाँ हाँ। तो इससे क्या है, 1 मिनट में 72 बार घूमे, मतलब ये स्पंदन, हाँ हाँ पित्त की है ना, हाँ पित्त बढ़ रहा हुआ है। नहीं ये कोई जरूर नहीं है कि पित्त ज्यादा ही बढ़ रहा है, हाँ नॉर्मली, हाँ। तो ये धीरे धीरे अपने अभ्यास करेंगे ना तो ऑटोमेटिक ये समझ में आने लग जाएगा ये। हाँ तेरे को तो पता ही है, पहले तेरे को बताया था क्या? थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं अपन। अवपातग्रस्त नाड़ी क्या है? ये पूर्ण आयतन की नाड़ी होती है जिसमें तेजी से अवपात हो जाता है, जिसमें इसलिए संकोचन द्वारा धमनियों में भेज दिया गया रक्त महाधमनी कपाट एरोटा वाल्व है के बंद न हो जा पाने के कारण पुनः नीले में प्रवेश कर लेता है तथा ऑर्टिकल कहते हैं। अपने हार्ट में कितने वाल्व होते हैं? हार्ट में कितने वाल्व होते हैं? हार्ट है अपना, इसके अंदर कितने? हाँ 2 ऑरेंज 2 नीले होते हैं इसमें, ठीक है। इसका मतलब ये अपने एनाटॉमी पढ़ेंगे ना, उसके अंदर बताया जाएगा कि एरोटा और महाधमनी ये इसमें
होता है। महाधमनी है, सबसे पहले महाधमनी से ही आता है खून। उछाल में नाड़ी, ये बढ़े हुए अवघात आयतन को प्रदर्शित करता है। यह व्यायाम के समय रक्ताल्पता, यकृत, एस्फल्य, हृदय रोग में देखा जा सकता है। एकांतरित नाड़ी, इस नाड़ी में लय तो नियमित रहता है परंतु आयतन कम या अधिक होता रहता है। बायनेली असफल्य, हृदय रोग, डिजिटलिस विषाक्तता में यह देखा जा सकता है। द्विगुण नाड़ी, इसमें नाड़ी के साथ एक अनियमित लय होता है जिसमें प्रत्येक दूसरा स्पंदन समय से पूर्व या शीघ्र हो जाता है। द्वितीय या परिपक्वता पूर्ण स्पंदन, दो स्पंदनों के बीच नीलियों में अपर्याप्त रूप से भरने के कारण क्षीण व दुर्बल महसूस होता है। हृदयाघात एवं डिजिटलिस विषाक्तता में यह देखा जा सकता है। क्षीण नाड़ी, जब नाड़ी स्पर्श में क्षीण या तंतु के समान प्रतीत हो तो उसे क्षीण नाड़ी कहते हैं। यह अवघात आयतन में कमी को प्रदर्शित करती है। अतिसार और सर्दी में यह देखा जा सकता है। इस प्रकार के नाड़ी की शक्ति में परिवर्तन होता रहता है। जब रोगी श्वास लेता है तब यह क्षीण हो जाती है। सहरती, नाड़ी की भित्ति पर दबाव की क्षमता को संहति या तनाव कहते हैं। यदि नाड़ी स्पर्श में कठोर तथा अधिक दबाव पर दबती है तो उसे कठोर तथा यदि स्पर्श में मृदु व कम दबाव पर दबती है तो मृदु नाड़ी कहते हैं। उत्प्लोती, नाड़ी के स्पंदन शक्ति को उत्प्लोती कहते हैं। यदि यह स्पंदन शक्ति है अधिक है तो नाड़ी तीव्र कहलाती है, किंतु स्पंदन शक्ति कम होने पर मंद या सामान्य होने पर प्राकृतिक कहलाती है। अभी मैं जो आपको बताया था ना, अभी मैंने जो बताया था वही चीज इसमें है। आप नाड़ी पे हाथ रख के आप देखोगे कि कौन कौन सी क्या चीज है। ये फिर आगे बढ़ा देंगे, नाड़ी इधर की प्रो है, ठीक है।